सर, नया सवेरा न्यूज़ में आपका फिर से एक बार स्वागत है। नमस्कार। और लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी जोरों शोरों में शुरू है। और महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की जो तारीख दी गई है 20 मई, आप उत्तर भारतीय समाज का नेतृत्व करते हैं, उत्तर भारतीय समाज के एक लड़वैया नेता के रूप में जाने जाते हैं। 20 मई जो दिया गया है, उस समय अधिकतर उत्तर भारतीय समाज, उत्तर भारतीय के लोग अपने गंतव्य स्थान उत्तर प्रदेश की ओर रहते हैं। तो क्या इस लोकसभा में उत्तर भारतीयों के वोट का कुछ असर दिखाई देगा उस चीज को लेकर? अधिकतर उत्तर भारतीय अब यहाँ पे इतना मजबूती से अपना जड़ जमा चुके हैं कि जो वैवाहिक कार्य से लेके सारे कुछ जो उनके विधि विधान है वो सब अभी मुंबई में ही, थाना में ही, पालघर में, जहाँ जहाँ रह रहे हैं। महाराष्ट्र में करीब करीब 45 जिलों में उत्तर भारतीयों का अच्छा खासा प्रभाव है। वहाँ पे मेरा प्रवास भी हुआ है। मैंने देखा है कि उत्तर भारतीय समाज महाराष्ट्र में पूरी तरीके से रच बस गया है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं ज़रूर जो अपने गांव में जाके वहाँ पे वैवाहिक कार्यों को ज़्यादा महत्व देते हैं और छुट्टियों के समय में बच्चों की छुट्टी हो जाने के बाद में वो अपने गांव में जाते हैं। ये बात मैं मानता हूँ। और लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका मतदान उत्तर प्रदेश में ही है, जो पूरी तरीके से यहाँ महाराष्ट्र में अपने आप को स्थानांतरित करने नहीं कर पाए हैं अपने आप। तो मुझे नहीं लगता इससे कोई दिक्कत आनी चाहिए। और अभी जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव और उसके ही आगे पीछे की जिस तरह लगभग उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, तो उत्तर भारतीयों का योगदान सबसे ज़्यादा किस तरफ दिखाई देगा? दोनों तरफ रहेगा। गांव उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई खास तौर पे मैं पूर्वांचल की बात करूंगा, जहाँ से अधिक लोग महाराष्ट्र में हैं, तो ऐसा कोई भी गांव नहीं है या कोई भी परिवार नहीं है जिसके सदस्य मुंबई में रह के अपने उत्तर प्रदेश में अपने परिवार को सहारा नहीं दे रहे हैं। और जो कुछ भी मुंबई महाराष्ट्र में होता है उत्तर भारतीयों के साथ में, या उनके ऊपर जो कुछ भी प्रभाव है, वो आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिखेगा। ये बात और है कि उसकी वो मर्यादित रहेगा। मर्यादित जहाँ जहाँ पे ऐसे परिवार हैं उस क्षेत्र तक मर्यादित रहेगा। सर, देखा जाए तो जिस तरह की हर चुनाव में या तो लोकसभा हो, विधानसभा हो, नगर सेवकी हो, कहीं ना कहीं उत्तर भारतीयों का योगदान भी उसके अंदर एक अहम माना जाता है। उसको किस तरह देखते हैं? उत्तर भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है महाराष्ट्र के पूरे विकास में और यहाँ के संस्कृति सभ्यता में, यहाँ के तीज त्यौहार में, हर क्षेत्र में उत्तर भारतीय को योगदान है। और अपने संख्या के हिसाब से उनको यथोचित न्याय भी मिल रहा है। और जिस तरीके से एक समाज पूरी तरीके से परिपक्व होके मतलब उसको संपन्न होता है, वो प्रक्रिया से गुजर रहा है उत्तर भारतीय समाज। और सर, देखा जा रहा है कि ठाणे लोकसभा की सीट को लेकर जिस तरह से एक रस्सी खींच की प्रतियोगिता यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपको क्या लगता है किसकी ओर सीट जाएगा और किसकी तरफ देखा जाएगा? किसकी और सीट जाएगा, इससे ज़्यादा मैं ये देखना, मतलब पूरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिताऊ उम्मीदवार कहाँ है, क्या समीकरण है कि हमारा उम्मीदवार जीतकर अधिक से अधिक संख्या में संसद में पहुँचे। 400 पार का जो नारा है मोदी जी का, उसको किस तरीके से सार्थक और सफल बनाया जाए, उसके उद्देश्य से ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन देखा जाता है सर, मई में आधा से ज़्यादा लोग इस समय गांव में रहते हैं, तो यहाँ के चुनाव पर जो उनका असर पड़ेगा, उसके लिए किस तरह की तैयारी? मैं ज़रूर आह्वान करूँगा उत्तर भारतीय समाज से कि अगर ऐसे कोई कुछ लोग हैं जिनका मतदान यहाँ पे है और वो किसी ज़रूरी कार्य से अगर उत्तर प्रदेश जाना पड़ रहा है तो बात और है, अन्यथा वो अपने प्रवास को टाले। और एक एक मत बहुमूल्य है, इसमें नए मतदाता भी हैं। मैं आपके माध्यम से मैं फिर से एक बार आह्वान करूंगा उत्तर भारतीय समाज से कि अधिक से अधिक मतदान करें और 10 साल में मोदी जी ने जो कार्य किए हैं उसको देखते हुए मोदी जी के पक्ष में अपना मतदान करके एक मजबूत सरकार केंद्र में बनाने के लिए अपना पूरा योगदान दें।
हाँ, ऐसे कुछ लोग हैं जिनका मतदान अगर उत्तर प्रदेश में है, तो उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि जिस भी गांव जवार जिले से वो हैं, विधानसभा संसद से हैं, संसदीय क्षेत्र से हैं, वहां जाके वहां के भाजपा के उम्मीदवार या हमारे जो युति में हमारे साथ जो पार्टियां जुड़ी हुई हैं, एनडीए में जो जुड़ी हुई हैं, उनका भी अगर कोई उम्मीदवार है तो उसको अधिक से अधिक संख्या में मतदान करके संसद में भेजें। और सर, अब एक उत्तर भारतीय समाज के नेता के साथ साथ एक भाजपा के भी कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही महाविकास आघाड़ी के नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की तुलना औरंगजेब से की थी, उसके लिए क्या है? राउत ने इतनी बड़ी बात और इतना घोर पाप किया है जिसका मतलब तुलना नहीं किया जा सकता है। औरंगजेब का और जो जिन्होंने हिंदुत्व का इतना नुकसान किया है, उससे मोदी जी का तुलना करके उन्होंने अपनी गिरी हुई मानसिकता का ही परिचय दिया है। आज बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे के दाहिने हाथ माने जाने वाले संजय राउत ने जिस तरीके से बाला साहब की विचारधारा को तिलांजलि देके आज सत्ता के लालच में अपने आप को जिस तरीके से हिंदुत्व से विरक्त करते जा रहे हैं, वो समय दूर नहीं है जब ये लोग पूरी तरीके से अपना धर्म भी परिवर्तन कर लेंगे। अभी सर, अभी जिस तरह से दिल्ली में जो वाक़या हुआ कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, लोग कहीं ना कहीं उसको बीजेपी की राजनीति बता रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल से बड़ा ढोंगी इस पूरे विश्व में कोई दूसरा नहीं है। अगर ढोंगियों का सरताज कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल। आप सोचिए ना, 10 साल पहले अन्ना हजारे के साथ में लोकायुक्त के लिए और करप्शन के विरुद्ध जो एक मुहिम चला के वो जनता के बीच में गए, बाद में सत्ता से पहले अपने आप को दूर रखने का संकल्प लेते थे। अन्ना जी के कहने के बावजूद वो राजनीति में आए। राजनीति के आने के समय पे उन्होंने क्या क्या कहा था कि कोई भी सुविधा नहीं लेंगे, पूरी तरीके से साफ सुथरी राजनीति करेंगे। लेकिन आज आप क्या देख रहे हैं? 250 करोड़ के बंगले में वो रह रहे हैं। शराब का घोटाला किया हुआ है, शिक्षण क्षेत्र में घोटाला किया हुआ है, और ये सारा घोटाला का पैसा वो जानबूझ के टारगेट करके ऐसे छोटे छोटे राज्य में अपना प्रभाव, अपना धन का ये जो 2 नंबर से काला धन जो कमा के, गोवा में भी उन्होंने 100 करोड़ रुपया खर्चा करके उन्होंने वहाँ का सरकार बनाने का प्रयास किया। पंजाब में भी अलगाववादी शक्तियों के साथ मिल के वो सरकार बनाने के लिए बना लिया है उन्होंने। और उनके साथ काम किए हुए कुमार विश्वास ने एक बार तो जाहिर कर दिया था, जब उन्होंने अपने व्यक्तिगत चर्चा में कहा था कि ये अलगाववादियों का साथ देके आप भारत का विरोध कर रहे हैं, भारत का टुकड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग वाला काम कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने एडमिट किया है कि मैं एक छोटे देश का प्रधानमंत्री पहला बनना स्वीकार करूँ। तो ये इससे उनके मानसिकता का अंदाजा मिलता है। विदेशी ताकतें जो भारत के विरोध में हैं, हिंदुत्व के विरोध में हैं, भारतीयता के विरोध में हैं, अलगाववादी ताकतों के साथ में, कम्युनिस्टों के साथ में जो भारत का विघटन चाहते हैं, ऐसी शक्तियों का ताकत लेके वो मोदी जी को चैलेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनका वो कभी भी सफल नहीं होंगे। जनता जान चुकी है, उनके ढोंग से पर्दाफाश हो चुका है। और अब 4 मंत्री तो उनके पहले से ही जेल में हैं। अब वो एक विक्टिम कार्ड खेल के 9 समन्स पे वो नहीं पहुंचे और बाद में खुद कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने जब उनको मतलब उनके खिलाफ उनको जेल में डालने से मना कर दिया, कि उनको रोक लगाने से मना कर दिया, तब जाके ईडी ने उनको कैद में लिया है। और आज वो कैद में रह के जिस तरीके से माफिया डॉन जेल में से सरकार चलाता है, इस तरीके से वो दिल्ली की सरकार को जेल से चलाना चाहते हैं। क्या दिल्ली की जनता का ऐसा कौन सा बड़ा पाप हुआ है कि उनको इस तरीके का मुख्यमंत्री मिला है? लालू प्रसाद यादव या रबड़ी 2
के रूप में अपने पत्नी को सुनीता केजरीवाल को वो सामने कर रहे हैं। क्या योगदान है उनका राजनीति में? आज अपने पीछे बाबा साहेब अम्बेडकर और का फोटो लगा के वो अपने आप को नेता प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हैं। तो ये जो ढोंग की राजनीति है, कुछ दिनों तक जरूर वो यशस्वी रहे हैं दिल्ली के और ख़ासतौर पर पंजाब की जनता को गुमराह करने में, लेकिन उनके ढोंग का पर्दाफाश हो चुका है और अब जल्दी ही उनको पता चल जाएगा कि ये झूठ की, फरेब की राजनीति उनको ज़्यादा दूर तक नहीं लेके जाएगी। आपके माध्यम से उत्तर भारतीय समाज को इस महाराष्ट्र की वोटिंग के लिए क्या आह्वान होगा? मैं ज़रूर आह्वान करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में, खास तौर पे जो नव मतदाता हैं उनसे मैं आह्वान करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। एक और ज़रूरी बात है कि मैं ज़रूर आह्वान करूंगा कि नोटा दबाकर अपने निर्णय लेने की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह न लगाएं। 10 साल तक मोदी, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत का गौरव बढ़ा है, विकास हुआ है, शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं मोदी जी, उज्ज्वला योजना है, कई सारे योजनाओं के माध्यम से जन जन तक, घर घर पहुंच के जिस तरीके से पूरे राष्ट्र का जो ये वेल्थ है उसको गरीबों तक पहुंचा, अंत्योदय का जो एक माध्यम से, अंत्योदय में अंत में खड़े हुए व्यक्ति तक जिस तरीके से लाभ पहुंचाने का मोदी प्रयास कर रहे हैं, इसको देखते हुए अधिक से अधिक संख्या में वोट दे के मोदी जी को मजबूत सरकार बनाने में अपना सहायता करें, अपना योगदान दें, यही मैं आह्वान करूँगा। और भी खबरों के लिए फिर से आपसे बातचीत के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।